तो आज हमारा सेकंड चैप्टर है क्लास 10th मैथमेटिक्स और इसमें है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहले हम इसका मतलब समझते हैं पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो इसको अगर हम ब्रेक करें दो वर्ड के अंदर तो पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, और दूसरा है नोमियल। नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी मैनी टर्म्स का जो एक्सप्रेशन है, मैनी टर्म्स जिसके अंदर जिस एक्सप्रेशन में दो या दो से ज़्यादा टर्म्स होती हैं उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। दूसरी तरफ इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तो आपने पढ़ा होगा एक वचन बहुवचन, तो ये वही मतलब है, यानी एक से ज़्यादा पद वाला, ठीक है ना, एक से ज़्यादा पद वाला, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो आज इस वीडियो में पूरी तरह समझ लेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल में हमें देखने के लिए और क्या मिलता है हम यहाँ देख लेते हैं। इसका नाम तो हमें समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल क्यों है, पॉलिनोमियल से क्या मतलब निकलता है, पॉलिनोमियल में और हमें क्या मिलता है, क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है। पहली चीज़ इसके अंदर आपको मिलेगी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है जो चीज़ वेरी करती रहे, चेंज होती रहे। तो ऐसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ स्मॉल लेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। हम s भी यूज़ कर सकते हैं, t भी यूज़ कर सकते हैं, और आपकी जो मर्जी हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इन स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं। तो एक पॉलिनोमियल में आपको वेरिएबल्स मिलता है, और एक चीज़ और मिलती है, वेरिएबल्स के अपोजिट मतलब होता है जो चीज़ चेंज ना हो, वेरी ना करे, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। दूसरा कॉन्स्टेंट्स आपको मिलेंगे। अब ये कॉन्स्टेंट्स क्या होंगे, ये कॉन्स्टेंट होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, इससे पहला जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसकी भी एक फुल वीडियो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स कोई भी वैल्यू लेकर आ सकते हैं, जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, रेशनल इरेशनल में से कोई भी नंबर इस कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को लिए हुए होते हैं। अब इनकी जो जगह है कॉन्स्टेंट्स की, वो दो जगह होती है ना। पॉलिनोमियल में ये दो जगह आते हैं। एक जगह तो इनको बोला जाता है कोफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट्स। ठीक है, कोफिशिएंट्स और वेरिएबल के साथ होते हैं लिखे हुए, यानी मान लीजिए अगर एक्स क्यूब के साथ लिखें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कहलाएंगे, या एक्स स्क्वायर कहलाएंगे, या एक्स कहलाएंगे, जिसके वेरिएबल के साथ लिखे हों, तो ये एज ए कोफिशिएंट्स कहा जाता है। और इन्हीं को कभी कभी हम पॉलिनोमियल में एज ए कांस्टेंट टर्म के नाम से भी जानते हैं, कांस्टेंट टर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं एक पॉलिनोमियल में। अब हमने यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में बात की थी कि ये मैनी टर्म्स होती हैं इसके अंदर। अब टर्म्स का कैसे पता चलता है, अगर आप थोड़ा सोचो भाई, कैसे बताओगे कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, हाउ मैनी टर्म्स, पता कैसे चलेगा कि कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो देखिए, ये सिंपल सी बात है। हमारे पास जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में दो ऑपरेशंस होते हैं, प्लस और माइनस। ये हमें बताते हैं कि किसी एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एक 3x - 2। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3x एक टर्म है और यहाँ पर एक 2 अलग टर्म है। कैसे पता चला? माइनस आ गया। जब माइनस आ जाए या प्लस आ जाए तो मतलब टर्म खत्म हो चुकी है, दूसरी टर्म स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टर्म के बारे में पता चल जाएगा कि कितनी टर्म है। ठीक है, यहाँ पर कितनी टर्म है? 2 टर्म्स हैं। एक मैं और एक्सप्रेशन ले लेता हूँ। ठीक है, एक और एक्सप्रेशन ले लेता हूँ। मान लीजिए 5x² माइनस या प्लस ले लेते हैं अब x। अब यहाँ पर भी देखिए प्लस आया, तो प्लस जब आया तो ये टर्म खत्म हो गई, यानी एक टर्म ये हो गई और दूसरी टर्म स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर भी 2 टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? जैसे यहाँ पर 2 हैं तो यहाँ पर भी 2 टर्म है। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्लस और माइनस से टर्म सेपरेट होती हैं, है ना, अलग अलग होती हैं। और दो हमारे ऑपरेशन और भी हैं, उसके बारे में थोड़ा अगर डिस्कस करें। एक है मल्टीप्लिकेशन और दूसरा डिवीज़न। अगर हम ये काम इसके साथ करें, यानी हमारे पास 3x था और हम अगर मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? -2 के साथ, तो क्या होगा? अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म अलग नहीं होंगी, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एक ही टर्म रह जाएगी, यानी अभी नंबर ऑफ टर्म अभी 1 है, 2 नहीं है। मल्टीप्लिकेशन से टर्म नहीं बनती। ठीक है, इस तरीके से अगर आप डिवाइड करते, मान लीजिए 3x डिवाइडेड बाई, जैसे अब ये ले लीजिए, ये वाला एग्जांपल ले लें। अगर हम 5x² × x कर दें तो भी ये सिंगल टर्म ही होगी। डिवीज़न भी कर सकते हो आप, 3x डिवाइडेड बाई -2, तब भी ये एक ही टर्म होगी। अब इस वाले का अगर एग्जांपल लें, पहली टर्म ये थी और इसको इससे डिवाइड कर दिया, अब भी ये नंबर 1 टर्म है। तो हमें कौन बताता है? ये प्लस और माइनस बताता है कि कितनी टर्म है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ टर्म का काम यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। पॉलिनोमियल बिल्कुल समझ में आ जाएगा, जिसको बिल्कुल भी बेसिक से समझ में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर सारी चीज़ों को अब आपको यहाँ समझाने वाला हूँ।
मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक पॉलिनोमियल का। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ एक 3x³ प्लस 2 प्लस 5x² माइनस 2x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, एक तो वेरिएबल होना चाहिए, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको वेरिएबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स होंगे कहीं। ठीक है, तो अभी बता दिया है और आप यहाँ पर समझ जाओगे। तो वेरिएबल देखो इसके अंदर कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर सभी में x आ रहा है, तो इसका वेरिएबल हो गया x। तो अगर वेरिएबल x है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं पॉलिनोमियल, है ना। लिखने का तरीका ये होता है पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x बोला जाता है। ठीक है, लिख देता हूँ, तो इसको ऐसे लिखेंगे px इज इक्वल टू 3x³ प्लस 5x² माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। जो भी वेरिएबल होगा वो ब्रैकेट में आ जाएगा। अब भाई आई कॉन्स्टेंट्स की, तो कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है हमारे, तो कॉन्स्टेंट्स हैं 3, 5, माइनस 2 एंड 3। अब यहाँ पर देखो कॉफिशिएंट्स होंगे या कांस्टेंट टर्म होंगी, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ इस एग्जांपल में कि कॉफिशिएंट कहाँ होंगे और कांस्टेंट टर्म क्या होगी। तो कॉफिशिएंट्स ऑफ किसके कॉफिशिएंट होंगे, और दूसरा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इसी एक्सप्रेशन में आपको ये बात पता चल जाएगी। देखिए यहाँ पर जो 3 है यानी ये वाला जो है ये कॉफिशिएंट है किसका, x³ का। यहाँ पर जो प्लस 5 है ये कॉफिशिएंट है किसका, x² का। यहाँ पर ये जो माइनस 2 है साइन के साथ आएगा ये। ठीक है, तो ये कॉफिशिएंट किसका है, x का। ठीक है, और ये जो 3 है ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। दैट्स इट स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करेंगे डिग्री के बारे में, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो ये बहुत सिंपल है, इट इज़ द हाईएस्ट पावर, या हम इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, एक्सपोनेंट्स, या एक और वर्ड यूज़ किया जाता है इंडिसेस ऑफ वेरिएबल। किसी भी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री। और ये होनी चाहिए आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर, है ना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और दूसरा इंटीजर होनी चाहिए, यानी इंटीजर के अंदर नॉन नेगेटिव हमें लेनी है। तो यही वैल्यू जो है आपकी सिर्फ वैलिड होंगी। जैसे अगर मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ 4x प्लस 3, ठीक है, तो इसमें अगर आप हाईएस्ट पावर देखें वेरिएबल की तो 1 आ रही है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री हो जाएगी। ठीक, एक मैं लेता हूँ 2u प्लस 3u³। अब यहाँ पर देखिए ये पॉलिनोमियल इन u है, तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी, तो यहाँ पर उसकी डिग्री होगी 3। ठीक है, ये कहीं भी हो सकती है, किसी भी टर्म में किसी भी पोजीशन पर हो सकती है। अगर मैं लेता हूँ एक अंडर रूट वाई इंटू 3 या 3√y कुछ भी ले सकते हैं कोफिशिएंट प्लस 5, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिया। ठीक है, इसको पॉलिनोमियल कहा। तो यहाँ अगर पावर देखें इस वेरिएबल की, तो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 तो इंटीजर होता ही नहीं है, तो इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 1/x, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा x की पावर -1, फिर ये आगे नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा, आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। या आप कुछ भी ऐसा नीचे लिखते हैं x² प्लस 5x प्लस 10, आपने ये नीचे लिख लिया, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा ऊपर होना चाहिए। जैसे मैं एक लेता हूँ आपका 4s² प्लस 3s माइनस 5, तो ये एक s वेरिएबल है। ठीक है ना, और यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर हम कंसिडर कर सकते हैं, इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ठीक, और भी आप बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3u⁶ प्लस 5u² माइनस 8, ऐसा ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर u वेरिएबल है और उसकी मैक्सिमम पावर है 6, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 6। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया, डिग्री के बारे में भी समझ में आ गया और टर्म्स क्या होते हैं वो भी समझ में आ गया। चलिए कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं और अभी पॉलिनोमियल के बारे में, इसके नाम के बारे में हम जानते हैं, किस किस नाम से इनको बुलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जैसे आप देख रहे हो, और हमने 2 तरह से इसको मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, और उसके बाद अगला करेंगे, तो वो मैं बताऊँगा उसके बाद। तो यहाँ पर टर्म्स कितनी होती हैं उसके हिसाब से हम उसके नाम करते हैं, यानी अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो तो नेम ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाता है मोनोमियल। जी हाँ, मोनोमियल।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो मोनो का मतलब ही होता है वन और नॉमियल मतलब टर्म, एक टर्म, तो नाम से भी पता चल रहा है। एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ तो एग्जाम्पल इसका हो सकता है एक्स क्यूब, सिर्फ एक ही टर्म है, सिर्फ टर्म आपको देखनी है। या आप लिख सकते हो एक्स, ये भी एक ही टर्म है। या आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, ये भी एक ही टर्म है। या 5x लिख सकते हो, ये भी एक ही टर्म है। ठीक है, तो एक ही टर्म होनी चाहिए, पावर वावर यहाँ डिग्री विग्री हमें कुछ नहीं देखना। ठीक है, और अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म हो जाती हैं 2, ठीक है, तो इसका मतलब होता है बाई नोमियल। बाई नोमियल, अब बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है 2, यानी दो और नोमियल मतलब टर्म, तो 2 टर्म वाली। ठीक है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल। अब इसमें एग्जांपल दो तो क्या करोगे आप, एक्स क्यूब लिख दिया मैंने, प्लस एक्स लिख दिया, ऐसा 2 टर्म आ गई। ठीक है, प्लस से टर्म बन जाती है, हमने पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। इस तरीके से एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2 ऐसा लिख सकते हैं, यानी x प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, x माइनस 5 ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 5 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आप देखो टर्म, एक प्लस का साइन या एक माइनस का साइन से 2 टर्म बन जाएंगे। ठीक है, तो प्लस और माइनस ही टर्म्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, बहुत सिंपल। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाए तो 3 के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ट्राई। जी हाँ, ट्राई, और आगे तो लगा ही देते हैं नोमियल, इसका मतलब ही होता है टर्म, तो 3 टर्म वाली। तो बहुत सी बना सकते हो आप, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये बन गई 3 टर्म, है ना। या आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x ऐसा बन सकता है। ठीक, या आप बना सकते हो 3u10 प्लस 5u6 प्लस 3, ये भी बन सकती है। 3 टर्म होनी चाहिए, एक्सप्रेशन कुछ भी हो। तो इसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। जी हाँ, अगला है हमारा सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री में आप डिफाइन कर चुका हूँ पहले, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर है ना, या हाईएस्ट इंडिसेस या हाईएस्ट एक्सपोनेंट, उसको हम डिग्री कहते हैं। दोबारा बता दिया। चलिए, अगर हमारे पास डिग्री है 1, डिग्री है 1, तो नेम ऑफ द पॉलिनोमियल होता है लीनियर। ये वाला जो है बेसिस वो इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, यहाँ पर x प्लस 1, यहाँ पर पावर जो है मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है, या अब इसमें हमें ये नहीं देखना टर्म कितनी आ रही है, वैसे तो देखा जाए तो ये बाइनोमियल है लेकिन है लीनियर, यानी क्योंकि इस पर डिग्री 1 है। और बना सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बना सकते हो। ठीक है, इसका सॉरी है ना, या आप ये बना सकते हो 4x प्लस 3, यहाँ भी ये भी क्या है, लीनियर है। या आप सिंपली x लिख सकते हो, या u लिख सकते हो, या वेरिएबल तो कोई भी लिख सकते हो, या 4t लिख सकते हो, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर सब में कोई भी पावर 1 से ज़्यादा किसी भी वेरिएबल की नहीं है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके लीनियर पॉलिनोमियल की। तो अगर डिग्री 2 हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब एक्चुअली होता है, क्वाड का मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब पावर 2 है ना, तो डिग्री 2, तो मैक्सिमम अगर पावर 2 है तो यानी डिग्री 2 है। तो ऐसा होता है, जैसे इसको ही मैं अगर बनाऊँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देता हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, डिग्री 2 कर दी। टर्म कितनी भी हो सकती है मैंने बोला, यानी इसके अंदर मैं टर्म और भी जोड़ सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, लेकिन मैक्सिमम अभी भी पावर 2 है, यानी इसकी डिग्री 2 ही मानी जाएगी। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। या आपका हो सकता है, आपका मान लीजिए y प्लस 5 माइनस 4y स्क्वायर, तो आपका टर्म तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो है आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 आनी चाहिए, तभी वो डिग्री होगी। तो ये कुछ एग्जांपल हैं आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। और अगर ये होती है 3 है ना, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर पावर 3 हो जाए, यानी मान लीजिए x की पावर 3 हो जाए, लेकिन ये उसमें टर्म एक ही है, तो कोई बात नहीं, इसको हम मोनोमियल बोलेंगे, लेकिन होगी ये क्यूबिक। इस तरीके से हो सकता है आपका 4y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर ऐसा हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर भी वेरिएबल y है लेकिन मैक्सिमम पावर 3 है, जो डिग्री हो गई तो इसलिए क्यूबिक हो गया। ठीक है, इस तरह से कोई भी आप बना सकते हो। y अब आप u में ले सकते हो, मान लीजिए u प्लस 3u की पावर 3, ये भी आपका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। और अगर आपकी डिग्री 4 हो तो उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, तो ऐसे ही वो भी हो जाएगा, यानी जैसे x की पावर 4 हो जाए, या y की पावर 4 प्लस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, ऐसा भी लिख सकते हो आप, कितनी भी टर्म बना सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1 2 3 या ज़्यादा पूछी जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, वो क्या कि अगर मैं डिग्री 0 करूँ तो क्या होगा, डिग्री 0 होगी तो क्या, कौन सा एग्जाम्पल होगा, नाम क्या होगा उसका। ठीक है, नाम भी बताऊंगा अभी और एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। अब यहाँ पर देखिए कुछ, आप इसको इसी को समझते हुए, नॉन ज़ीरो
रियल नंबर, नॉन ज़ीरो रियल नंबर। रियल नंबर तो आप जानते हो ना, पिछला चैप्टर में मैंने पढ़ा, यानी ज़ीरो को छोड़कर सारे रियल नंबर्स, है ना, अगर आप लेते हैं, अगर आप नॉन ज़ीरो रियल नंबर लेते हैं तो वो क्या वैल्यूज़ हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए मैं लेता हूँ 3, या मैं लेता हूँ 4, या मैं लेता हूँ -5, या मैं लेता हूँ -10, कुछ भी नंबर ले सकता हूँ। तो ये जो नंबर्स हैं इसके अंदर डिग्री क्या होती है, या डिग्री में इसकी ऐसे बता सकता हूँ, कोई यहाँ वेरिएबल लिखूँ और उसकी पावर 0 कर दूँ, यहाँ पर कोई और वेरिएबल लिखूँ इसकी पावर 0, वेरिएबल तो कुछ भी ले सकता हूँ, यहाँ मैं इसकी पावर लिखूँ 0 कर दूँ, यहाँ पर मैं x की पावर 0 कर दूँ। तो किसी भी वेरिएबल की अगर आप पावर है ना 0 करते हैं तो उसका वैल्यू कितनी हो जाती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1, और ये सिंपली क्या हो जाता है, 3 ही रहता है, ये 4 ही रहता है, ये -5 ही रहेगा, और ये -10 ही रहेगा। यानी कि अगर हमारी डिग्री 0 हो, अगर हमारी डिग्री 0 हो तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है नॉन ज़ीरो रियल नंबर, नॉन ज़ीरो रियल नंबर। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं कॉन्स्टेंट्स। क्या होते हैं, ये सब होते हैं कांस्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर जगह आपको मिलेगी नहीं। यानी कि अगर आपकी डिग्री 0 है, यानी अगर आपकी डिग्री 0 है तो हमें मिलते हैं कांस्टेंट। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये कौन से होते हैं, मैंने आपको लिख दिया, ये सारे नॉन ज़ीरो रियल नंबर को मैं बोल रहा हूँ, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने इंटीजर लिखा, मैं यहाँ पर +3/4 भी लिख सकता हूँ, और इसके साथ कुछ भी वेरिएबल लगाकर उसकी वैल्यू करूँगा तो वो मेरे पास कांस्टेंट नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डिग्री 0 होती है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और वो कहता है नॉन ज़ीरो रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, कि अगर क्या हमारे पास कोई और पॉलिनोमियल भी होता है, क्या हमारे पास कोई और पॉलिनोमियल भी होता है, कि अगर डिग्री 0 है तो कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि 0 है अगर डिग्री तो उसको ज़ीरो पॉलिनोमियल समझ लेते हैं, लेकिन ज़ीरो पॉलिनोमियल ये नहीं होता, होता है लेकिन ये नहीं होता। जी हाँ, तो यहाँ पर आप समझ लें कि ज़ीरो पॉलिनोमियल भी होता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल भी होता है। तो कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि अगर डिग्री 0 है तो ज़ीरो पॉलिनोमियल है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये ज़ीरो पॉलिनोमियल का क्या है, उसकी डिग्री क्या होती है, उसकी डिग्री क्या होती है, तो इसको समझ लें, मैं अभी आप समझाऊंगा। उसकी डिग्री जो होती है वो डिफ़ाइन ही नहीं होती, उसकी डिग्री जो होती है वो डिफ़ाइन ही नहीं होती। और इसका एग्जांपल भी मैं बताऊंगा, इसका एग्जांपल होता है 0। जी हाँ, ज़ीरो को हम बोलते हैं नॉन ज़ीरो को हम बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री डिफ़ाइन नहीं होती। इस बात को समझ लो कि ज़ीरो की डिग्री डिफ़ाइन क्यों नहीं होती। तो नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, बाकी 0 बच गया ना, तो ज़ीरो की बात हम यहाँ कर रहे हैं, ज़ीरो की बात यहाँ कर रहे हैं। अगर मैं 0 को लिखूँ तो मैं 0 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं 0 को लिख सकता हूँ x, और इसकी पावर लिख सकता हूँ 1, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 x की पावर 2 लिखूँ तब भी 0 ही आएगा। मैं इसको 0 इंटू x की पावर 3 करूँ तब भी 0 ही आएगा। या मैं किसी और वेरिएबल के साथ ऐसा करूँ, 1 करूँ तब भी 0, y की पावर 2 करूँ तब भी 0, और y की पावर 3 करूँ तब भी 0 आएगा, ठीक है। तो 0 के लिए डिग्री 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, 3 लिखूँ, क्या लिखूँ, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिग्री बता सकते हैं, सबका आंसर ये आ रहा है। तो मैथमेटिक्स में अगर किसी एक क्वेश्चन के मल्टीपल या इनफाइनाइट आंसर होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो डिफाइन ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि इसकी जो है ना डिग्री, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं, सॉरी ये पिछला था, नंबर ऑफ डिग्री है यहाँ पर, ये आप ध्यान से इसको लिख लेना है, नंबर ऑफ डिग्री। तो नंबर ऑफ डिग्री अगर डिफाइंड नहीं है तो वो किसकी होती हैं, 0 की डिफाइन नहीं होती हैं, और इसको हम बोलते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये हम जानते हैं किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। सो हम कैसे इसको लिखें, द वैल्यू ऑफ आ पॉलिनोमियल। मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है हमारा, है ना, पॉलिनोमियल px, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एट x इज इक्वल टू k। k क्या है, k कोई भी वैल्यू हो सकती है, इट कैन बी एनी रियल वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू k होगी इज pk। मतलब कि हम x की जगह सिर्फ जो वैल्यू आप x की यहाँ पर निकाल रहे हो उस वैल्यू को आप उस पॉलिनोमियल में रख दें तो ये वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास तो मान लेते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल अगर हमें फाइंड करनी है, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू, है ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल,
कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम एग्जांपल के लिए। एक पॉलिनोमियल हमने ले लिया, मान लीजिए 3x + 6, एक ये ले लिया, और दूसरा एक हम और ले लेते हैं x² - 4, ये ले लिया। और हम कहाँ निकालेंगे ये बताना पड़ेगा। एट x = 1 पूछ रहा है, सपोज ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। दो पॉलिनोमियल हैं और इसकी वैल्यू हमें बतानी है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर हम पहले वाला लें, यानी अगर हम लें कि हमारा पॉलिनोमियल क्या है, px = 3x + 6 ये है, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 1 पर पूछा है तो x की वैल्यू 1 रख देंगे, तो जाएगा 3 × 1 + 6, तो कितना आ जाएगा 9, तो 9 आ जाएगा। 9 इज़ द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, किसकी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ये होगी, ठीक है। दूसरा अगर हम पॉलिनोमियल कौन सा कंसिडर करते हैं, सेकंड वाला, दैट इज x² - 4, तो इसकी जो वैल्यू होगी कहाँ, 1 पर ही पूछा है, तो जाएगा 1 का स्क्वायर - 4, ठीक है। तो 1 - 4 तो कितना हो जाएगा -3, तो ये जो है -3 होगी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 4। बस वैल्यू आपको पुट करनी है और आपकी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाएगी। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़ीरोज़ या रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ज़ीरो का मतलब यहाँ पर ये ना समझें आप, ज़ीरो का पहला मतलब ये ना समझें कि ये ज़ीरो होता है, तो इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि ये ज़ीरो है, ठीक है। नाम इसका ज़ीरो क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये ज़ीरो नहीं होता। ये कोई भी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन सिर्फ ज़ीरो नहीं होता, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है ना, रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, लेकिन सिर्फ ज़ीरो हो ऐसा नहीं है। ज़ीरो से आप इसको तो बिल्कुल ना समझें, ठीक है। तो इसको हम बात करेंगे, अभी पूरी तरह समझेंगे होता क्या है। और ये एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। और बहुत अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इसको रूट भी कह सकते हैं, रूट या रूट्स, ज़ीरो कहें या रूट कहें एक ही बात है, ठीक है। ये होता क्या है, x = k, है ना, कोई भी रियल नंबर इज द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये मैं बता रहा हूँ क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल, है ना, किसी भी पॉलिनोमियल में x = k क्या होगा, ज़ीरो होगा। कब होगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इफ़ pk = 0, यानी x की उस वैल्यू को हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं जिसको सब्स्टिट्यूट करने पर आपका पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। तो क्योंकि पॉलिनोमियल ज़ीरो हो गया, है ना, तो x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दें, उस x की उस वैल्यू को हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। और ऐसी वैल्यू सिर्फ एक नहीं होती, ऐसी वैल्यू 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। तो इसलिए इसको ज़ीरो भी कहते हैं या ज़ीरोज़ कहते हैं, रूट कहते हैं या रूट्स कह सकते हैं। तो हमने एग्जाम्पल अभी किया था जिसमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा। वो हमारा पॉलिनोमियल क्या था, पॉलिनोमियल था हमारा 3x + 6, ठीक है। ये हमारा एक एग्जाम्पल हमने लिया, और एक एग्जाम्पल हमने और लिया था, उसको भी ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल था हमारा, उसके अंदर पॉलिनोमियल था हमारा x² - 4, ये दो हमने पॉलिनोमियल लिए थे। अब हम इसके अंदर समझेंगे कि ज़ीरो क्या होता है या ज़ीरोज़ क्या होता है। तो हमने वहाँ पर लिया था x की वैल्यू, कुछ x की वैल्यू पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकाला था। यानी हम अगर कुछ और x की वैल्यू ले लें, मान लीजिए एट x = 2 लेता हूँ, तो क्या होगा, अभी हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, तो मैं x की जगह क्या रख दूंगा, 2 रखूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3 × 2 + 6, कितना हो जाएगा, 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल ज़ीरो नहीं हुआ, तो ये x की वैल्यू जो 2 आ रही है, ये क्या नहीं है मेरा, नॉट ज़ीरो, क्योंकि मैं ज़ीरो फाइंड कर रहा हूँ। ज़ीरो कब होता, अगर ये इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती, ठीक है। चलिए मैं दूसरा एक वैल्यू ट्राई करता हूँ। x की वैल्यू अगर मैं -2 लेता हूँ, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आएगी, x की जगह -2 रख दूंगा, तो मेरा पॉलिनोमियल तो ये है ना, तो जहाँ x है वहाँ आ जाएगा मेरा -2 + 6, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 - 2 तो हो जाएगी -6 और +6, तो देखिए ये वैल्यू अब आ गई 0। तो जैसे ही आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, तो x की उस वैल्यू को हम बोलते हैं 0, उस वैल्यू को हम बोलते हैं क्या, 0 या रूट। तो ये मेरा रूट हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। x = हम ये लिख सकते हैं, x = -2 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। बात समझ में आ गई, तो इसका एक ज़ीरो है। अब हम यहाँ लेते हैं
इस एग्जाम्पल में अगर वहाँ पर मैंने कुछ वैल्यू ली थी, अब मैं कुछ और वैल्यू ले लेता हूँ, तो मान लीजिए x इज इक्वल टू 3 ले लेता हूँ, तो x यहाँ पर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 की पावर 2 माइनस 4 दैट इज 9 माइनस 4 कितनी आई, 5 आई। तो नॉन जीरो वैल्यू आई है। अगर नॉन जीरो वैल्यू आई है मेरी, तो ये x की वैल्यू मेरी क्या नहीं होगी, इट इज़ नॉट अ ज़ीरो, नॉट अ ज़ीरो या नॉट अ रूट, ज़्यादा बेटर आपको फीलिंग आएगी रूट से। धीरे धीरे आपको फीलिंग आनी चाहिए कि ज़ीरो का मतलब भी ये रूट होता है, ठीक है। अब मैं एक और वैल्यू लेता हूँ, मान लीजिए अब मैं x की वैल्यू ट्राई करता हूँ x इज इक्वल टू 2 पर, तो अब p2 हो जाएगा, यानी x की जगह 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो ये देखिए हो जाएगा माइनस 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही 0 आया, मेरा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आ गई, तो मैं इसको कहूँगा 0 या रूट, ये मेरा 0 या रूट होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, अगर मैं x की वैल्यू -2 लेता हूँ, यानी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट -2 निकालूँ, तो -2 का स्क्वायर -4 आएगा, और -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, तो ये -4, 4 माइनस 4 अगेन 0 आ रहा है। यानी ऐसी एक और वैल्यू मुझे मिल गई x की, जहाँ पर पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये भी मेरा 0 कहलाएगा। इट इज़ अनदर रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल के दो रूट आ गए। तो x की ये वैल्यू होती है, एक्चुअली रूट क्या है, रूट क्या है, x की वो वैल्यू जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, इसलिए इसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर द जीरोज। तो अब आपको समझ में आ गया कि जीरोज भी होता है या रूट्स होता है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल px, ये px के रूट्स हैं, जीरोज हैं, ठीक है। अब एक बात स्टार्टिंग में जो कन्फ्यूजन वाली थी कि ज़ीरो जो होता है सिर्फ वही ज़ीरो नहीं होता, नहीं, लेकिन हो भी सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा है, नॉट ऑलवेज। तो इसको आप ऐसे लिखें, नॉट ऑलवेज, हमेशा जरूर नहीं है कि ज़ीरो ही आए, लेकिन हो भी सकता है, ठीक है। तो कहाँ पर होगा उसका कोई एग्जाम्पल लें, है ना। तो ज़ीरो, इसको मैं ऐसे कहूँगा कि रियल, अब दो ज़ीरो ना, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, रियल नंबर, है ना, रियल नंबर से इसको पहचान आ जाएगी। रियल नंबर ज़ीरो कैन बी ज़ीरो या रूट ऑफ आ पॉलिनोमियल। ज़ीरो भी ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, ज़ीरो भी ज़ीरो हो सकता है। तो इसको आप नोट कर लें। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई मेरा पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो एट x इज इक्वल टू 0, तो p 0 आएगा, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 0 का स्क्वायर, तो ये भी 0 हो जाएगी। यानी देखिए यहाँ पर मेरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, जहाँ पर पॉलिनोमियल 0 हो गया तो वही x तो मेरा क्या होता है, 0 होता है, यही x तो मेरा 0 होता है या रूट होता है, ठीक है। तो इस केस में आप देखेंगे कि 0 है ना, 0 रियल नंबर 0, रियल नंबर 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का 0 भी है या रूट भी है ना, 0 या इसको रूट भी लिखो साथ, आपकी बाद में आपको कन्फ्यूजन ना आए। ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल हमारा, px विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो आई होप 0 या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो नंबर 1, पहली आपकी इक्वेशन है लीनियर पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम, px, ठीक है, और इसको स्टैंडर्ड हम ऐसे लिखते हैं ax प्लस b, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक। तो लेट, हमने एग्जांपल ले लिया px, एक पॉलिनोमियल ले लिया विच इज़ योर 2x प्लस 3, तो एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। जीरो निकालने का तरीका क्या होता है, हम लिखेंगे 4 जीरोज़, क्योंकि अगर हमें जीरोज़ निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को बराबर कर देते हैं 0 के, ठीक है। तो ये हमारा दिया हुआ है पॉलिनोमियल, दैट इज़ 2x प्लस 3, तो ये कितना 0 के बराबर हो गया। तो 2x इज इक्वल टू हो गया -3, तो ये x कितना आ गया, -3/2। तो जो x की वैल्यू आती है यही कहलाई जाती है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ क्या करता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ इस तरह से। तो ज्योमेट्रिकल पार्ट हम कर रहे हैं, और यहाँ पर दो वैल्यूज़ हम लेंगे उसको ड्रॉ करने के लिए, x लेंगे, और x रखने के बाद px की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर आप अगर x की वैल्यू आप 0 रखते हैं मान लीजिए, तो px क्या आ जाएगा, देखिए px क्या आ जाएगा, और 2 इंटू 0 प्लस 3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी ये अगर मैंने रखा 0 तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। और अगर मैं px को ही 0 रख दूँ तो, है ना, कहते हैं 2x,
प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3/2। ठीक है, तो अगर ये 0 रखा तो ये आया -3/2। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 है और y की वैल्यू है 3, ये px क्या हो जाएगा, यहाँ पर y यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y px ही है। ठीक है, तो y की वैल्यू 3, तो 1 2 3, तो ये आपको पॉइंट आ गया पहला, ये पॉइंट आपका क्या हो गया 0 एंड 3। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट ये है आपका, जब px इज इक्वल टू 0 है, यानी px पर हम ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, सिर्फ हम x पर जाएंगे माइनस साइड में, -3/2। -3/2 क्या होता है, -3/2 क्या होता है, ये होता है आपका -1.5, है ना। तो यहाँ पर 1.5 का होगा, यहाँ पर ये 1.5 होगा, यानी ये वाला मेरा हो जाएगा -3/2 इंटू 0। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, और इन दो पॉइंट्स को आप मिला दीजिए और ये आपकी लाइन आ जाएगी। तो आपने देखा ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन जो होती है ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसकी यह है कि वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। कभी भी आप लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। पहली बात आपको ये नोट करने की मिली। दूसरी बात आप देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस पर काट रही है, कहाँ, -3/2 इंटू 0, और हमारा जो रूट है यानी जो हमारा 0 है वो भी कितना है -3/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 होता है, 0 जो हम निकालते हैं या ज़ीरोज़ हम निकालते हैं, है ना, जिसको हम क्या कह सकते हैं, रूट कहते हैं या रूट्स कहते हैं, वो किसके बराबर होते हैं, वो होता है आपका x इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट हुआ उस पॉइंट को हम 0 कहते हैं। तो यहाँ पर कितने 0 हैं, एक 0 है, और ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये x एक्सिस को कहाँ काट रही है, एक जगह काट रही है। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि वी हैव एग्जैक्टली 1 0। क्यों, क्योंकि ये एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुई लीनियर इक्वेशन की। अब हम, ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसको पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो मैं आपको बता दूं ये आ रहा है आपका पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला कैसा होता है, तो पैराबोला इसमें दो तरह से होता है। अगर आपका a जो है वो पॉजिटिव है ना, जैसे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, एक पॉलिनोमियल 3x² प्लस 2x माइनस 3, ऐसे मान लीजिए। यहाँ पर a क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये पैराबोला जो होगा इसका मुंह ऐसा होगा ऊपर की तरफ खुला हुआ। और अगर a आपका लेस देन 0 है, जैसे मान लीजिए ये माइनस लगा दूँ इसके आगे सिर्फ में, और सारा एज इट इज़ लिख दूँ, ठीक है, तो ये बनेगा उल्टा, ऐसे नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ। तो ये पैराबोला बोलते हैं इसको। इसका ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ या नीचे की तरफ खुला हुआ, कैसा भी बन सकता है। तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा वो हमें पता चलेगा a के साइन से। अगर a पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, ठीक है, तो इस तरह की शेप होगी, अगर छोटा है तो इस तरह की शेप होगी, तो पैराबोला इसका बनता है। यहाँ पर 3 केस होते हैं। तो पहला केस क्या हो सकता है, केस नंबर 1, केस ये पहला हो सकता है कि जो आपका पैराबोला है ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे आप, एक यहाँ पर x पर इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पर करेगा, या ये उल्टा बन सकता है। अगर a की वैल्यू लेस देन 0 है तो इस तरह से होगा। तो यहाँ पर क्या, टू इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस देखने को मिलेंगे। तो अगर ऐसा पैराबोला बन रहा है आपका, तो उसके अंदर होते हैं 2 ज़ीरोज़ या 2 रूट्स। तो हमें रूट्स का पता किससे चलेगा कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो x एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है। अगर 2 जगह इंटरसेक्शन है तो उसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। ये आपका केस 1 हो सकता है, ठीक है। ऐसा केस भी हो सकता है पैराबोला के अंदर कि पैराबोला हम उल्टा और सीधा दोनों से ही इस बात को समझाएंगे। पहले हम सीधा लें, सीधे में इस तरह से भी बन सकता है कि यहाँ से सिर्फ ये ऐसे टच कर निकल जाए, या नीचे से उल्टा बनाए तो ऐसे टच करे, टच नहीं किया, ठीक है। तो जब पैराबोला सिर्फ ऐसे छू कर जाएगा तो वो सिंगल पॉइंट आपका आएगा, यानी एक ही जगह ये टच कर रहा है। तो देयर इज ओनली वन इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेक्शन है, जितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने ही 0 होंगे। तो यहाँ पर कितने 0 होंगे, देयर इज ओनली 1 0।
तो ऐसा अगर पैराबोला आपको मिलता है तो उसके अंदर आपके एक ज़ीरो हो सकता है या आपके दो ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हमें ये पता चलेगा। एक केस और भी हो सकता है, केस ऐसा भी हो सकता है, थर्ड केस, कि जो आपके पैराबोला हैं उल्टा हो सीधा हो, यानी हो सकता है कोई एक्स एक्सिस से बहुत दूर ऊपर से निकल जाए, सीधा बना सकते हैं, और कहीं उल्टा भी ऐसे बना सकते हैं, कहीं टच ही ना करें, यानी कोई इंटरसेक्शन नहीं, यहाँ पर नो इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस पे कोई भी किसी भी तरह का इंटरसेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर नो ज़ीरो, कोई भी ज़ीरो नहीं होगा और इसका कोई भी रूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, तो वो पहले से अब लिखी थी, उसी तरह से आप समझ गए होंगे। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। ठीक है, अच्छा सभी में यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर होती है उसका कोफिशिएंट कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये भी एक टेक्निकली बात याद रखें। और क्यूबिक के लिए हम बोलते हैं कर्व बनता है, इसको हम कर्व ही बोल सकते हैं, सिर्फ कर्व बनेगा। ठीक है, कर्व बनेगा। कैसा बनेगा कर्व, तो यहाँ पर देखिए कर्व इस तरह से कुछ हो सकता है। यहाँ पर ये मैं एक कर्व बनाता हूँ, ये इस तरह से ये बनता है। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है, अगर ये एक्स क्यूब है, ऐसे सिंपल एक्स क्यूब, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। यानी अगर मेरा पॉलिनोमियल क्या है, ये है एक्स क्यूब, तो उसका ग्राफ इस तरह से आएगा। और यहाँ देखते हैं सिर्फ ये ज़ीरो पर टच कर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली वन इंटरसेक्शन है, एक ही इंटरसेक्शन है यहाँ पर, वन इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो हम ज़्यादा फोकस कहाँ दे रहे हैं, हम ये देख रहे हैं सभी के अंदर कि जितने इंटरसेक्शन आ रहे हैं उतने ही ज़ीरो होते हैं, तो ओनली वन ज़ीरो, इस केस में सिर्फ एक ही ज़ीरो होगा। है ये भी क्यूबिक, लेकिन क्यूबिक ऐसा भी हो सकता है, क्यूबिक की फॉर्म ऐसी भी हो सकती है, जैसे ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये भी आपका क्यूबिक है, ये एक्चुअली है आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म। तो एक तो यहाँ टच कर रहा है और यहाँ टच कर रहा है, दो जगह टच कर रहा है, तो यहाँ पर आपके दो इंटरसेक्शन, अगर इस तरह का आपका क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसके अंदर कितने ज़ीरो होंगे, ओनली टू ज़ीरोज़, दो ज़ीरो या दो रूट्स कहलाए जाएंगे इसके। तो रूट्स का हमें इंटरसेक्शन से पता चल रहा है। लेकिन क्यूबिक का आपका ऐसा भी बनाया जा सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, ये आपका, तो इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, तो ये भी एक कर्व बन सकता है। तो इसमें आप देखेंगे एक यहाँ पर इंटरसेक्शन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है और यहाँ पर इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर थ्री इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे थ्री ज़ीरोज़। तो नहीं, ज़ीरोज़ आपके ज़रूरी नहीं है कि अगर क्यूबिक है तो तीन ही होंगे, या क्वाड्रेटिक है तो दो ही होंगे, और लीनियर है तो एक ही होगा। तो लीनियर में तो एग्जैक्टली वन होता है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, है ना, और कोई भी नहीं हो सकता, तो उसको हम बोलते हैं एटमोस्ट टू। इसमें आप देखें कि इसके अंदर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। तो हम इसका ये निकालते हैं एंड में कि इसमें एटमोस्ट थ्री ज़ीरोज़ हो सकते हैं। एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तीन ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तीन ही हो, दो भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास क्या होता है, एग्जैक्टली वन ज़ीरो होता है। कितना, सिर्फ एक ज़ीरो होता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसके लिए हम लिखते हैं एटमोस्ट टू ज़ीरोज़, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं ना, लेकिन एक भी हो सकता है और एक भी नहीं हो सकता। और इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो उसके अंदर एटमोस्ट थ्री ज़ीरोज़ हो सकते हैं। एटमोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी ये कम भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ मोटा हम ये लिखें कि जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ वो किसके बराबर होते हैं, वो होते हैं नंबर ऑफ़ इंटरसेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन एक्स एक्सिस पर वो पॉलिनोमियल कितने नंबर ऑफ टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके ज़ीरो होंगे। ठीक है, ये आपका मेन
ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ना, ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आपका देखिए एग्जाम्पल 1 इसी के ऊपर बेस्ड है, और आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में सारे डायग्राम्स आपको बने हुए हैं, 6 ऐसे पॉलिनोमियल्स के डायग्राम बने हुए हैं, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन उसका दिया हुआ, ज्योमेट्रिकली वो ड्रॉ किए गए हैं। और हमें बताना क्या है इस ग्राफ में, है ना, हमें बताना है कि फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो मैंने आपको बताया था मोटा मोटा, क्या बताया था, वही आपको याद रखना, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना, तो बुक है मेरे पास, आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर ड्रॉ है। तो आप देखें एक्स और वाई एक्सिस को छोड़कर आप सिर्फ देखें जो आपका कर्व बन रहा है। तो पहला जो कर्व है यानी फर्स्ट वाले पार्ट में आप देख रहे हो सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही जगह इंटरसेक्शन करना है, तो इसके अंदर जीरो कितने होंगे, 1 0 ओनली, 1 0, एक ही जीरो होगा। तो बहुत सिंपल, आप देखते ही बता सकते हैं। दूसरे में देखेंगे आप पैराबोला उल्टा बना हुआ और एक्स एक्सिस को वो 2 जगह टच कर रहा है, तो इसके कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे आपके 2 जीरोज़ या 2 रूट्स, ठीक है। चलिए थर्ड देखिए, बहुत सिंपली आप देख कर ही बता सकते हैं। आप देखें थर्ड वाले को ध्यान से, तो 1 2 और 3, तो यहाँ पर है आपके 3 जीरोज़। फोर्थ देखिए, फोर्थ में आप देखो स्ट्रेट लाइन है ना, और ये अब आप कुछ स्टूडेंट देखेंगे कि एक्स को भी कट कर रही है और वाई को भी कट कर रही है। तो हमें क्या देखना है, सिर्फ एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रही है जितने टाइम्स, तो यहाँ पर एक ही बार ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है, तो वी हैव ओनली 1 0, ठीक है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में पैराबोला है और अब ये सिर्फ टच करके निकल गया। टच का मतलब होता है कि एक ही जगह पर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है, तो उसका भी सिर्फ जो 0 है एक ही होगा। और लास्ट देखें उसमें अंदर कर्व बना हुआ है, तो उसमें 1 2 3 4 बार उसको टच कर रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे वो कितने होंगे, 4 जीरोज़ या 4 रूट्स हो जाएंगे। सो नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज 2.1, है ना, और ये भी आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़ पर है बेस्ड। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसके अंदर भी 6 ग्राफ पे दिए हुए हैं और आपको बताना है अगेन नंबर ऑफ जीरो, जैसा हमारा एग्जांपल था बिल्कुल उसी तरह से। तो पहले आप फिगर में देख सकते हो एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस को पास ही नहीं कर रही, यानी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है, तो इसके अंदर कितने जीरोज़ होंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 जीरोज़, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होंगे एक्स एक्सिस पर उतने ही जीरो होंगे, तो यहाँ कट ही नहीं कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं होगा। दूसरा आप डायग्राम देखें, इसमें एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर रही है, तो इसके कितने जीरो हो जाएंगे, देयर इज़ ओनली 1 0। और आप देख सकते हैं थर्ड में इसके अंदर एक और फिर ऊपर जाती है, वाई को कट करती है, फिर एक्स को कट करती है, फिर घूम के फिर एक्स को कट करती है, तो यहाँ पर 3 जीरोज़ हैं, कितने, 3 जीरोज़ हैं, ठीक है। नंबर फोर्थ में आप देखें पैराबोला है, ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है इसका मुंह, और ये एक्स को 2 जगह कट कर रहा है, तो इसके हो जाएंगे 2 जीरो। सिर्फ आप नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एन एक्सिस देख लीजिए, एक्स एक्सिस पर देखें। उसके बाद जो आपका फिफ्थ है उसमें आपका 1 2 3 4, तो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर 4 हैं, 4 इंटरसेक्शन है, तो 4 जीरो हो गए। और लास्ट में आप देखेंगे एक कट कर रहा है, फिर टच कर रहा है, टच को एक ही माना जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर एक बार टच कर रहा है, तो एक कट टच और टच 3 हो गए यहाँ पर, तो इसके हो गए 3 जीरोज़। तो ये आपके एक ही क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में और ये कंप्लीट हो गया, ओके। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। कोफिशिएंट्स तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो अगर हम जाने लीनियर इक्वेशन में, लीनियर पॉलिनोमियल तो लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो ये पॉलिनोमियल आपका कुछ इस तरह से होता है, px इज इक्वल टू ax प्लस बी। तो यहाँ पर a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब इसका हमें रिलेशन निकालना है इसके जीरोज़ से, तो ज़ीरो कैसे निकाल लेते हैं, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 4 जीरोज़, अगर हमें जीरोज़ निकालने हैं तो पॉलिनोमियल को हम क्या कर देते हैं, हम पुट कर देते हैं इक्वल टू 0, यानी आपका ax प्लस बी हो गया इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बाई ए। तो ये जो x की वैल्यू है यही तो कहलाई जाती है 0, या इसी को तो हम रूट्स कहते हैं। तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल का जो रूट होता है वो ये होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो ना, तो इसको हम 0 भी कहते हैं, 0, है ना। तो ये x होता है, और ये क्या है, माइनस b क्या है, यहाँ पर b है आपकी कांस्टेंट टर्म, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस रिलेशन को बताने के लिए। तो कांस्टेंट टर्म हो गई, है ना, 0 इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट
किसका कॉफिशिएंट है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, जिसके साथ लिखा होगा उसका कॉफिशिएंट होगा। तो ये हो जाता है आपका लीनियर इक्वेशन का रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कॉफिशिएंट्स, ठीक है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम समझेंगे, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, लेकिन हम मेन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन, ठीक। चलिए, दूसरा हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूँ मैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा है पॉलिनोमियल, दैट इज पी एक्स। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो हमने देखी जीरोज़ की, उससे हमें ये पता चला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है और उसके एटमोस्ट 2 जीरोज़ होते हैं, यानी एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो होते हैं। अगर हम ये मान लें, है ना, या इन जनरल जो है, इन जनरल उन ज़ीरो को एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया गया और हमेशा उसी सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, और वो सिंबल होते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। जी हाँ, ये ग्रीक लेटर्स हैं अल्फ़ा बीटा, इनका ये सिंबल्स हैं जो कन्वेंशन ले ली गई कि अल्फ़ा और बीटा ही कहे जाएंगे इसके रूट्स। तो इसके 2 रूट्स होते हैं, तो को बोला जाता है अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ या रूट्स, है ना, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक रिलेशन आता है, रिलेशन को हम इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा आपको वो रिलेशन बता रहा हूँ। रिलेशन क्या है? अब यहाँ पर ए, बी और सी ये क्या है? कॉफिशिएंट्स हैं, और इसके अल्फ़ा एंड बीटा क्या हैं? ज़ीरोज़ हैं। तो इन ज़ीरोज़ में और कॉफिशिएंट में रिलेशन क्या है? वो रिलेशन ये है कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आप निकालें तो वो आपका आता है माइनस बी बाई ए। बी क्या है यहाँ पर और ए क्या है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ हमें मालूम है। ये दोनों रूट्स हैं, तो इसको हम बोलते हैं सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ ज़ीरोज़ या सम ऑफ रूट्स, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट इज इक्वल टू माइनस बी क्या है यहाँ पर? बी यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये हो गया आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ओके, डिवाइडेड बाई ए क्या है आपका? ये आपका ये भी कॉफिशिएंट है ना, दिस इज ऑल्सो कॉफिशिएंट एंड दिस इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा रिलेशन है, पहला रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन प्रूफ करने के लिए नहीं आता, सिर्फ हमें इसका यूज़ कर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। पहली बात तो ये, और एक रिलेशन और होता है कि अगर आप दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर होता है आपका सी बाई ए के, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एंड दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। सी यहाँ पर है कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है, और डिवाइडेड बाई ए अगेन यही कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा रिलेशन हो गया ज़ीरोज़ एंड कॉफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का था, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक के केस के लिए होता है। दूसरी तरफ अगर हमारी पॉलिनोमियल क्यूबिक हो तो क्या होगा? अब हम जानते हैं ये अगेन क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो ज़ीरोज़ होते हैं, एटमोस्ट ज़ीरोज़, वो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिए थे। वो कितने होते हैं? वो एटमोस्ट 3 होते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म पहले देख लें। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है आपकी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल होता है इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। इसमें ए बी सी डी ये सब क्या है? कॉफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट टर्म है, और इसके ज़ीरोज़ मैंने जैसे बताया एटमोस्ट 3 ज़ीरोज़ होते हैं। तो इसके लिए भी क्या क्या आ गया? अल्फ़ा लिया गया, बीटा लिया गया, और एक और थर्ड की जरूरत पड़ी तो उसको कहा गया गामा, जिसको बोलते हैं गामा। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं तब रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा? तो रिलेशन होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सम कर दें इसको, ठीक है। तो ये आपका आता है माइनस बी बाई ए,
ठीक है। और एक रिलेशन और होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये होता है आपका C/A, ठीक है। और एक इसमें और रिलेशन आता है जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हो गया, और ये होता है आपका D/A, ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो वहाँ आप इसको लिख सकते हो, यहाँ पर इसको क्या लिखोगे, अब इसको लिखोगे सम ऑफ ज़ीरोज़, है ना। और यहाँ पर कोफिशिएंट्स की बात करें तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट है, देखिए b, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। और नीचे क्या आपका, ये भी कोफिशिएंट है, तो ये कहलाएगा आपका नीचे वाला कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो नीचे हमेशा एक्स क्यूब ही आएगा इसके अंदर। अब देखिए पहले में नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव आया, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है। इस ऐसे आप याद रखेंगे अल्टरनेटिवली, ठीक है। तो यहाँ पर सी क्या है हमारा, सी ये भी कोफिशिएंट है, दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ठीक है। नीचे सेम ही आपका कोफिशिएंट, दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अगेन। और यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ऊपर आएगी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, क्योंकि यहाँ पर डी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, एंड डिवाइडेड बाय योर कोफिशिएंट ऑफ, पहले दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है देखना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक बार देखता हूँ पूरा दिख रहा है कि नहीं, ओके दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो इसको कैसे लिखा जाएगा, ये तो आप सिंपल है, इसको आप सिंपली लिख सकते हो, ये तो आप लिख सकते हो ये आपका प्रोडक्ट है, क्लियरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है। इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, किसका सम है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का सम है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू। तो इस तरह से ये रिलेशन क्यूबिक के लिए हो गए, ये रिलेशन क्वाड्रेटिक के लिए हो गए, और इसके ऊपर अब बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है 2.2। चलिए इसको नोट कर लिया। ओके स्टूडेंट, तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चंस 1 बाय 1 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन का देखिए फॉर्मेट ये है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो आपको लिखनी है, बस आपका जो पॉलिनोमियल है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें ऐसे लिखी जाएंगी। और क्या होगा, क्या देखिए, पहले आपको पॉलिनोमियल दिया होगा, जो भी हम पॉलिनोमियल दिया होगा यहाँ लिखेंगे, और ज़ीरो निकालने के लिए हम उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब हमारे ज़ीरोज़ आएंगे, उसके बाद ज़ीरोज़ आने के बाद ये सारा काम हम करेंगे। तो इसमें सिर्फ आपका क्वेश्चन चेंज होता रहेगा, ये फॉर्मेट आपका ऐसे ही रहेगा, यानी सारे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट इसी फॉर्मेट से होंगे। तो पहला मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट। तो इसमें आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और हमें इसको अब सॉल्व करना है, यानी इसके जीरोज़ निकालने। तो फॉर जीरोज़ px को हम इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से हम सॉल्व करेंगे, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 9th क्लास में हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कर चुके हैं। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 के फैक्टर बनाते हैं ताकि बीच वाली टर्म आ जाए आपकी, ठीक है। तो 8 के हमने फैक्टर बनाए 4 इंटू 2 ना, तो 4 और 2 बनाए, और हमारा साइन नेगेटिव आना चाहिए, तो बड़े का साइन हमने यहाँ पर ये ले लिया। इसमें से फर्स्ट में से हम x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 4। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे इन दो टर्म में से, तो ये भी हो जाएगा x माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ जाएंगे, x माइनस 4 दोनों में ही है, कॉमन ले लिया, तो ये बच गया x प्लस 2। तो इन दो फैक्टर से हमें x की वैल्यू मिल गई, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 4। तो ये क्या होंगे, R2 जीरोज़, ये हमारे जीरोज़ हो गए। तो हमें क्या करना है, पहले तो 0 निकालना है हमें, px इज इक्वल टू 0 कर। अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज़, तो हमारे पास है माइनस 2 एंड प्लस 2, माइनस 2 एंड प्लस 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 2। उसके बाद यहाँ पर जो रिलेशन होता है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x कितना देखिए, वो है माइनस 2, ठीक है, और माइनस 1 हमारा यहाँ पर लगा भी हुआ है इस रिलेशन में, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये सिंपली आ जाएगा 2। तो दोनों बराबर हो गए, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, हैंस सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये तो आना ही आना। अब हम इन्हीं जीरो से ये वाला रिलेशन भी निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी हमारा एक तो 4 है और एक है माइनस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज इक्वल टू माइनस 8।
अब कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करें तो कांस्टेंट टर्म हमारी कितनी है -8 और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो है 1, तो ये भी हमारा आ गया -8। दोनों ये वैल्यूज़ बराबर हैं, तो हम ये रिलेशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दिस इज योर पार्ट 1। तो अब हम पार्ट 2 करेंगे और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमारा फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा और हम सिर्फ क्या करेंगे, पॉलिनोमियल चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब इसको हमें इक्वल टू 0 करना है, यानी 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 4 आया। तो अब हम इसके 4 के फैक्टर बनाएंगे 2 × 2, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। तो बीच की टर्म भी आ गई और मल्टीप्लाई करने पर 4 भी आ गया। अब मैं इसके अंदर से कॉमन ले सकता हूँ, क्लियरली दिखाई दे रहा है, 2s कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा 2s माइनस 1। यहाँ पर मैं -1 कॉमन लूँगा तो ये भी हो जाएगा 2s माइनस 1 अंदर, ठीक है। अब 2s माइनस 1 दोनों में कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 2s माइनस 1, तो 2 बार ये फैक्टर आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूँ या इसको इक्वल टू 0 करूँ तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या मुझे मिलेगी, 1/2 और दूसरी भी मिलेगी 1/2। ये आपके जीरोज हो जाएंगे, आर 2 zeros, ठीक है। तो इस केस में मेरे पास 0, 1/2 एंड 1/2 है। तो अब उस केस के लिए हम रिलेशन चेक करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। इस रिलेशन को देखते हैं, माइनस लगाएंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारा -4 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो है 4, माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कैंसिल, तो ये भी आ जाएगा इक्वल टू 1। तो हैंस सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे हम, तो ये जाएगा 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, ओके। और अब इसको देखेंगे कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारी, कांस्टेंट टर्म है हमारी 1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 4, तो अगेन ये बराबर आ गया और ये रिलेशन भी आपका प्रूफ हो गया। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। 0 के लिए हमें इसको इक्वल टू 0 पुट करना है और मैं इसको अब ऑर्डर में लिखूंगा। 6x स्क्वायर मैं लिख दूंगा पहले -7x और 3, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एक ऑर्डर में हम डिग्री को डिग्री जो है कम होती हुई एक ऑर्डर में हम इसको दिखाएंगे। अब 6 3 जा 18 हो गया और 9 2 जा भी 18 हो गया, जिससे 9 2 जा से 7 बन जाएगा। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म अगर आपको आता है तो आप इसको समझ लेंगे, 9x प्लस 2x, ठीक है। तो 9 2 जा 18 और 6 3 जा 18, ठीक है। और ये फैक्टर बनकर मिडिल टर्म आ गई, -3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं 3 कॉमन है, x कॉमन है फर्स्ट 2 टर्म्स के लिए, तो यहाँ बच जाएगा कितना 2x और यहाँ बचेगा कितना 3। यहाँ पर मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2x -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x -3 कॉमन आ गया तो ये बच गया आपका 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 का मतलब या तो इसको 0 करो या आप इसको 0, इसको आप 0 करोगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 3/2 और इसको आप 0 करोगे तो ये आ जाएगा -1/3। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ जाएंगी अगेन, एक तो आ जाएगी 3/2 और दूसरी इससे आ जाएगी आपकी -1/3, ठीक है। इसको 0 पुट करो तो x की वैल्यू मिलेगी, इसको आप 0 पुट करो तो x की वैल्यू मिलेगी। ये आपके 2 जीरोज हैं, आर 2 zeros। अब इसके ऊपर हम इस रिलेशन को फिर चेक करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस करेंगे तो प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 6, एलसीएम आ जाएगा तो हो जाएगा 9 - 2, तो ये आपका वैल्यू आ रही है 7/6, ठीक है। अब इस रिलेशन से देखते हैं हम क्या आएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारा -3, ठीक है जी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है -7, यहाँ देखें -7, तो यहाँ माइनस तो पहले से ही है तो -7 आ गया, और डिवाइड बाई 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी हमारा आ रहा है 7/6, सेम आ रहा है। तो हैंस दिस रिलेशन इज अगेन प्रूव्ड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अब हमारे जीरोज क्या है, नाउ जीरोज आर 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -1/2, ओके। अब इस रिलेशन से देखें कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारी, कांस्टेंट टर्म है -3 और डिवाइडेड बाई है 6, तो ये भी आ जाएगा आपका -1/2। अगेन दिस रिलेशन इज अगेन प्रूव्ड, ठीक है। 4u² + 8
यू, ठीक है जी, ये है। अब हमें क्या करना है, इसको 0 के बराबर पुट करना है, 8u इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ 4 और u, तो यहाँ बच जाएगा u और यहाँ बच जाएगा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। 4u कॉमन आ गया। अब या तो u 0 होगा या u प्लस 2 0 होगा, जिससे मुझे u की दो वैल्यू मिलेंगी, या तो 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू या -2 हो जाएगी। यही तो आपके क्या होंगे, दीज आर टू ज़ीरोज़, यही हमारे ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। तो बड़ी इजीली आ गए यहाँ पर। तो बस इसको सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लीजिए आप, 0 - 2 इज इक्वल टू -2 ही आएगा। इससे निकालते हैं, माइनस लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x नहीं, अब कोफिशिएंट ऑफ u हो जाएगा, बस ये आपको समझना है। अभी हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ u और ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जगह वेरिएबल चेंज हो गया, तो आप वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हर जगह जहाँ जहाँ भी x है वहाँ आप क्या कर देंगे, u करेंगे, ठीक है। और ये भी आपका u हो जाएगा, बस ये फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ -2 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ u कितना है, कोफिशिएंट ऑफ u है 8 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर है 4, तो कितना आ गया जी, -2 आ गया, ठीक है। रिलेशन अगेन प्रूव, दोनों बराबर, तो ये रिलेशन प्रूव हो गया। अब 0 प्रोडक्ट निकालना है इसका, -2, तो कितना आ जाएगा, 0 आ गया, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म कितनी है, अब कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं का मतलब है कि उसकी वैल्यू 0 है, तो 0/4, ठीक है। तो ये भी 0 हो गया, दोनों फिर बराबर है, तो हैंस अगेन द रिलेशन इज प्रूव्ड। स्क्वायर प्लस 15, ये हमारा रिलेशन है। तो इसको हम 0 पुट करेंगे, यानी टी स्क्वायर प्लस 15 करेंगे इज इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस, ओके, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर इज इक्वल टू -15, ओके। तो अब इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको देखना होगा। टी स्क्वायर है क्या, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर -15 है, टी स्क्वायर -15, ओके, दिस इज टी स्क्वायर -15। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हो जाएगा टी माइनस √15 और टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको टी की दो वैल्यू मिलेंगी, या तो 15 होगा या तो -15 होगा। आर 2 ज़ीरोज़, हमारे ज़ीरोज़ ये आ गए, ठीक है जी। तो फॉर्मेट वही है आगे ना, सम ऑफ ज़ीरोज़, तो √15 और -√15 सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ u नहीं, कोफिशिएंट ऑफ t लिखेंगे और कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ t, अब देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट t है ही नहीं, तो यानी वो वैल्यू आपकी 0 हो गई, और t स्क्वायर है तो उसको आप करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, हैंस द रिलेशन इज अगेन प्रूव्ड। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, प्रोडक्ट करोगे तो 15 इंटू -15, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा और ये हो जाएगा सिर्फ 15, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म कितनी है, कांस्टेंट टर्म है हमारी -15 डिवाइडेड बाई 1, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका -15। अगेन ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो रिलेशन इज अगेन ट्रू, x है, ठीक है। और ये आपका 3x स्क्वायर माइनस x -4, ठीक है। अब ये है, अब 0 निकालने के लिए इसको हम इक्वल टू 0 करेंगे, और ये मिडल टर्म का वाला दोबारा हम यूज़ करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म्स। तो 3 4 जा 12 है ना, फिर 4 × 3, तो फिर 4 3 का डिफरेंस 1 आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x, ओके, एंड प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ x, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ से +1 कॉमन ले सकता हूँ, ये बचेगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 4 और ये होगा आपका x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो मुझे मिलेगी 4/3 और एक x की वैल्यू मिलेगी मुझे -1, तो R 2 ज़ीरोज़, अब मेरे ज़ीरोज़ ये हो गए, ओके। तो इसको लेकर देखते हैं रिलेशन क्या होगा। तो 4/3 और प्लस -1, तो -1, तो 4 - 3 डिवाइडेड बाई 3, तो वैल्यू आ रही है 1/3, ओके। अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ, अगेन अब वेरिएबल क्या हो गया, x हो गया है, तो कोफिशिएंट ऑफ x तो वो है आपका -1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वो है 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और अगेन 1/3 आ गया और ये रिलेशन प्रूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम x कर देंगे और यहाँ पर भी x स्क्वायर कर देंगे। दूसरा रिलेशन देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो 4/3 इंटू -1, तो ये कितना हो जाएगा, -4/3, ठीक है जी। अब इस रिलेशन से देखो कांस्टेंट टर्म कितनी है, -4 डिवाइड बाई 3,
तो अगेन ये क्या होगी, दोनों वैल्यू सेम आ गई और आपका अगेन जो रिलेशन था वो प्रूव हो गया। तो इस तरह के ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी 6 पार्ट हैं और क्वेश्चन ये कहता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मालूम है, तो आप पॉलिनोमियल लिख के बताएं, पॉलिनोमियल लिख कर बताना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² + bx + c, और मान लेते हैं इसके 2 जीरोज होंगे, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। तो हमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक एक पार्ट हम 1 बाय 1 करते हैं। तो हमें पहले वाले केस में दिया हुआ है अल्फा + बीटा सम ऑफ जीरो। अच्छा, इसका रिलेशन भी होता है कोफिशिएंट के साथ, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा -b/a। ये ना, ये क्या होते हैं आपके a b c ये रहे कोफिशिएंट्स उसके। और एक रिलेशन और होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये होता है हमारा c/a, ठीक है, ये हमें मालूम है, ठीक। अब फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ ले लेते हैं हम, ये तो सबके लिए सेम ही रहेगा। तो अल्फा + बीटा आपको दिया हुआ है 1/4, ठीक है जी, और ये हो जाएगा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा यानी आपको जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ -1, और ये होता है हमारा c/a। तो अगर हमें a b c मिल जाए तो हम कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ हम मान लेते हैं इस दो रिलेशन के अंदर हम a को अगर 1 मान लें, a अगर हमारा 1 हो जाए, ठीक है, तो इन दोनों में a है, तो a की वैल्यू 1 आप रखोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -4, और यहाँ की a की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी -1। तो a b c मिल गए, तो आप पॉलिनोमियल बना सकते हो। हैंस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल लिख लीजिए। पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c, a b c की वैल्यू रख दो। a हमारा 1 है तो ये हो गया x², ठीक है, b हमारा है -4x और c है हमारा -1, तो ये आपका हो गया एक इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से करना है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, सेकंड पार्ट करते हैं। लिखा है सेकंड पार्ट में हमें सम ऑफ जीरोज दिए हुए हैं, कितना, √2 है ना, और ये हमारा अब हो गया -b/a, ओके जी, और ये हमें दिया हुआ है 1/3, ये हो गया हमारा c/a। तो अगेन अब आप क्या लोगे, a की वैल्यू को आप कुछ भी ले सकते हो, तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। हम ले लेते हैं अगेन लेट a को हम 1 ही मान लेते हैं, तो हमने a को 1 मान लिया तो इस ईजी हो जाता है। तो b आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा -√2, और ये भी 1 हो गया तो c की वैल्यू आ गई 1/3, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी, तो ax² + bx + c क्या हो जाएगा, x² -√2x + 1/3, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई। अगर आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपकी एक दूसरी इक्वेशन भी आ सकती है, ठीक है। तो अनदर इक्वेशन है ना, अनदर इक्वेशन एक और आप लिख सकते हो, इससे अनदर इक्वेशन लिख सकते हो, उसको आप मैं अनदर इक्वेशन आ जाएगी, k को आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, x² -√2x + 1/3, k की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैं अगर 3 लेता हूँ तो 3 ले सकते हो, ताकि मेरी इक्वेशन जो हो जाए कैसी हो जाए, उसमें कोई भी रेशनल नंबर ना बचे। तो क्या हो जाएगी, 3x² -3√2x + इस तरह से। ज़्यादा समझ में आ रहा हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। पहले आपके 6 पार्ट हैं, तो इसके अंदर सम ऑफ जीरो आपका है 0, और ये आपका हो गया -b/a, और ये आपको दिया हुआ √5, ये भी आपका हो गया c/a, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, अगेन a को मैं मान लेता हूँ, लेट a = 1, तो a तो मेरा 1 आ गया। b कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा b हो जाएगा 0, तो ये मेरा b 0 हो गया, और c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा √5, ठीक है। तो मेरी जो पॉलिनोमियल हो जाएगा, पॉलिनोमियल यानी px, जो मैंने क्या लिया है, ax² + bx + c, तो ये हो जाएगा आपका x² है ना, बीच वाली टर्म तो 0 हो गई, और ये हो जाएगी +√5, तो ये आपका इक्वेशन है, ओके जी। इसको भी आप नोट कर लें। नाउ पार्ट चल रहे हैं, तो ये आपका फोर्थ पार्ट है। अब इसमें सम ऑफ जीरोज आपको दिया हुआ -1/4 = b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपको दिया हुआ है 1/4, ये 1/4 दिया हुआ है, और ये हो गया आपका c/a। अब हमेशा नहीं है कि आप a ही लो और a को 1 ही लो, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। जैसे इसमें मुझे ज़्यादा सूट कर रहा है कि मैं a को 4 ले लूँ। अगर मैं a को 4 ले लेता हूँ तो 4 कैंसिल हो जाएगा, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। इस तरह यहाँ भी 4 लूँगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। बस हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, दैट इज़ अगेन ax² + bx + c, तो ये जाएगा 4x² - x + 1, ये आपका आंसर हो गया। मैंने जो कराया था ये 5th करा दिया, ये 4th है आपका, पहले वाला 5th था।
ठीक है। इसमें हमें अल्फ़ा बीटा दिया हुआ 1, तो ये हो गया आपका माइनस बी बाई ए, बी बहुत सिंपल हो जाएगा ये तो। और ये भी 1 दिया हुआ प्रोडक्ट भी, तो ये सी बाई ए। तो आप क्या करो, ए की वैल्यू 1 ला लो, बी की वैल्यू -1 हो जाएगी और सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये सीधा डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं इसको, ये आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा आपका। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। चलिए हमारा इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा दिए हुए 4 और ये हमारा बी बाई ए होता ही है, और ये आपको दिया हुआ 1 और ये आपका सी बाई ए होता ही है। तो मैं ए को क्या कर लेता हूँ, ज़्यादा कुछ समझ में आया तो इसको 1 ही पुट कर लूँ, और उससे क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी -4 और सी की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो आपका पॉलिनोमियल एक भी ख़त्म हो गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर -4x एंड प्लस 1। तो ये आपका हो गया। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा।